हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल दी इंटरनेट पाठशाला के अंदर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे जो है थेरेपी की बात करने जा रहे हैं यार, जो कि कोरोना के इलाज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल जो है जल्दी तरीके से जो है हमें ये ठीक कर सकती है ड्रग्स के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसी थेरेपी का जो है ये ट्रायल चल भी रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके क्या-क्या जो हैं पॉइंट्स हैं, किस तरीके से ये वर्क करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है, क्या इसका कंक्लूज़न रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो सबसे पहले तो इस थेरेपी के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करती है, वर्किंग इसकी जानेंगे, इसके अंदर होने वाले जो भी रिस्क रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री कि ये आई कहाँ से है, क्या ये अभी की है या बहुत साल पहले की है या 100 साल पहले की है। इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे और लास्ट में हम अपना कंक्लूज़न निकालेंगे कि ये कितनी कामगार सिद्ध जो है कोरोना के उपचार के अंदर हो सकती है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये यार आखिर ये थेरेपी है क्या। तो दोस्तों ये ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ब्लड डोनेशन सभी करते हैं, है ना। ऑलमोस्ट जो है जो हेल्दी रहते हैं वो ब्लड जो है अपना डोनेशन करते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ ये करना है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ब्लड होता है ना, वो क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लड जो है हमारा एक मिक्सचर होता है, उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों वो होता है प्लाज्मा का। ठीक है, और वो भी जो प्लाज्मा होता है हमारा वो 92% वाटर से बना होता है। हमारे ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 45 to 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके अंदर वो जो है वो किससे बना होता है, लिक्विड मतलब वाटर से बना होता है। ठीक है, और बाकी जो है उसके अंदर 8 से 10% जो है अदर जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ विटामिन्स हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड, ठीक है, और इस तरीके से जो है और भी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं। तो ठीक है, तो ये कन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है ये क्या है दोस्तों, जो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है, ठीक है, एक इंसान में से जो है प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके उसके ब्लड में से, तो दूसरे जो है जो पेशेंट है उसके अंदर ये किया जाता है ट्रांसफ़र। तो क्या ये सभी का कर सकते हैं क्या, आज जैसे मेरा आपका इस तरीके से सबका कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किनका होगा, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हीं का जो ब्लड है दोस्तों वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, तो वो कोरोना से ठीक हो गया, ठीक है, उसकी बॉडी कोरोना से रिकवर हो गई। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा कि उसका जो ब्लड है वो पहले तो लिया जाएगा। ठीक है, ब्लड में से जो है उसका प्लाज्मा निकाला जाएगा और प्लाज्मा को दूसरे जो पेशेंट है, जो अभी बहुत जो है मतलब इल है, बीमार है बहुत गंभीर रूप से कोरोना से, उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे अभी कि कैसे ये प्रॉपर वर्किंग करती है। दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जो है हमारे डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। प्लाज्मा के अंदर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये 3 सेल्स जो हैं प्लाज्मा के अंदर होती हैं हमारी, है ना। एरिथ्रोसाइट तो होती हैं आरबीसी, ये जो आपको लाल लाल दिख रही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, इनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आपने सभी ने सुना होगा इसके बारे में। दूसरा ये है वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इन्हें। और तीसरा है ये हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ना, जब जैसे डेंगू वगैरह होता है तो उसमें हम कहते हैं कि यार प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, है ना। तो ये वो प्लेटलेट्स होती हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इन तीनों के ये नाम होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड प्लाज्मा हमारा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो इंसान कोविड-19 से रिकवर हो चुका है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बॉडी की प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई पैथोजन आता है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये ल्यूकोसाइट है जो, है ना, डब्ल्यूबीसी, ये क्या काम करती है दोस्तों, ये जो है आगे इसके इसको ख़त्म करने का काम करती है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। ठीक है,
और अटैक करके उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी बॉडी की पावर है, ये बड़े से बड़े वायरस को भी ख़त्म कर सकती है, बस इसे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, कि पहले अगर वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो हमारी बॉडी को वो पहले ही डैमेज कर देता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती नहीं। एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है ना, जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। मतलब हमारी जो है बॉडी के जो सोल्जर इनको बोला जाता है ना, सिपाही, जो क्या करते हैं, लड़ते हैं, बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उससे ये लड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बंदा कोरोना से ठीक हो गया, मतलब उसकी बॉडी ने क्या बनाए हैं, एंटीबॉडीज़ बनाए हैं, तैयार कर लिए कोरोना के खिलाफ। मतलब अगर कभी भी फिर से कोरोना आया तो उसके अंदर वो उसको एकदम से फटाफट एक्शन लेंगे और किल कर देंगे। अब होता यूँ है कि जो बंदा ठीक हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अब उनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैसे, द एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड इन ए पेशेंट एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजन, है ना। अभी जो मैंने आपको बताई बात कि जो एंटीबॉडीज़ की जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स रहता है हमारा, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसीलिए ही बना है कि कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसको उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर देगा। तो जो बंदा ठीक हुआ उसके अंदर अब एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दीज एंटीबॉडीज़ आर स्पेशली टारगेट फॉरेन पैथोजन एंड वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जो भी पैथोजन आ रहा है उसके ऊपर तुरंत अटैक करके, और ये स्पेसिफिकली जो है, मतलब स्पेशली जो है वो बनाए जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग पैथोजन्स के लिए। मतलब जैसे ये कोरोना का है तो कोरोना के एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे जो बंदा इससे ठीक हो गया। ठीक है, तो वंस पेशेंट हैज़ रिकवर्ड डोनेट हिज हर ब्लड सो दैट देयर एंटीबॉडी कैन बी यूज टू ट्रीट अदर पेशेंट्स, है ना। बहुत सी सिंपल सी बात है। तो क्या होता है कि जो एक बार जो बंदा ठीक हो गया वो अपना ब्लड क्या करेगा, अब डोनेट करेगा। ठीक है, ब्लड डोनेट करेगा तो उसके बाद सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाला और तुरंत दूसरे को चढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले उसका जो ब्लड होगा वो क्या होगा, चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कोई हेपेटाइट्स बी, सी, HIV या कोई भी अलग प्रकार का कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसा, और जो उसको कोई बीमारी तो नहीं है वायरल। ठीक है, ताकि मतलब ये क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसका जो है ब्लड दूसरे, इसका प्लाज्मा दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी संभावना हो सकती है कि अगर इसको कोई बीमारी है एक पर्सन को जो ठीक हो चुका है ना, तो उससे वो बीमारी फिर दूसरे में भी फैल सकती है। तो सबसे पहले वो ब्लड को चेक किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। जब एक बार वो ये प्रूव हो जाता है कि ये ब्लड बिल्कुल एक तरीके से मतलब ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इफ़ इट इज़ पास्ड देन ब्लड इज़ टेकन थ्रू ए प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट प्लाज्मा दैट इज़ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ, ये देखिए, हाँ, ये हमारा जो ब्लड नॉर्मली आप सभी ने देखा होगा कि लाल रंग का होता है ना, तो वो तो RBC के कारण होता है। RBC के ऊपर एक पिगमेंट रहता है जो हीमोग्लोबिन नाम का, जिसको HB हम बोल देते हैं ना, उसके कारण जो है हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सेम प्रोसेस है जैसे नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि घर में हम मक्खन निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो मक्खन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड रूप में जो है मिल्क के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर जो भी हमारी लस्सी वगैरह होती है। अब उसके अंदर उसको घुमाया जब जाता है ना, तो उससे क्या है, वो मक्खन जो किनारों पर इकट्ठा होने लग जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है ये किनारों पे इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्त, जैसे हमने नॉर्मली आप और देखा होगा कि फैंट निकालते हैं गाँवों में, है ना, डेयरी पे जब अपने जाते हैं तो वो फैंट निकाली जाती है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि मिल्क का सैंपल लेके, और वो एक गोल गोल मशीन है उसमें अंदर काफ़ी तेज़ी से उसको घुमाया जाता है तो उससे आ जाती थी। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस इसके अंदर होता है। मतलब ब्लड का अगर सैंपल एक बार ले लिया, ठीक है, अब उस ब्लड को क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डाल करके और घुमाया जब जाएगा तो उसमें से जो ब्लड के जो सॉलिड पार्ट हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, तो इसमें जो है RBC हो गई और जो हमारे ये प्लेटलेट्स हो गए कुछ, ये तो हैं, मतलब रह जाते हैं साइड में, और प्लाज्मा हमारा अलग रह जाता है। और प्लाज्मा के अंदर ही हमारे जो है क्या रह जाते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होते हैं ना दोस्तों, ये देखो, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये WBC का ही पार्ट होते हैं, ल्यूकोसाइट का पार्ट होते हैं। ल्यूकोसाइट 5 टाइप के होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इस तरीके से आते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स जो है, ये देखो, ये जो इतनी प्रोसेस है ना, अब इसके अंदर ये क्या रह गया, ये प्लाज्मा और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ रह गए, और ये जो ब्लड का सॉलिड पार्ट था ये रह गया नीचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन। इस तरीके से प्लाज्मा की एक्सट्रैक्शन की जाती है। अब एक बार अगर प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट हो गया, वंस एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या किया जाएगा, इंजेस्ट किया जाएगा दूसरे पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडीज अब दूसरे पेशेंट के अंदर चले गए कोरोना के, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कोरोना वायरस को उसकी बॉडी से तुरंत जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और वो बंदा जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो है इसकी वर्किंग कैसे थी कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कुछ इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि सबसे पहला तो कि ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस, मतलब अगर एक पर्सन ए का ब्लड जो है बी को चढ़ाया जा रहा है ना, मतलब कोई पर्सन है, मान लीजिए अपने, चलो राम शाम ले लेते हैं, राम का ब्लड शाम को चढ़ाया जा रहा है, तो राम के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस जो है एजेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका हमें पता ना चले पहले। ठीक है, और हम जो है वो उसको शाम को चढ़ा दें तो वो शाम को भी बीमारी हो सकती है कोई ना कोई, है ना। तो इस तरीके से एक तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है एक पर्सन से दूसरे में। दूसरा है जो नेचुरल जो इन्फेक्शन होगा, है ना, अगर ये थेरेपी मान लीजिए फेल हो गई तो उसके कारण जो है, अब कोई चीज़ हमारी बॉडी अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको फिर क्या माना जाता है, इन्फेक्शियस एजेंट माना जाता है ना। तो इस तरीके से उसके अंदर जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है उसको। तीसरा जो है वो है इम्यून सिस्टम। अब किसी दूसरे के एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर सकती है, सप्रेस कर सकती है। इट माइट सप्रेस बॉडीज इम्यून सिस्टम, देन चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन इंक्रीजेज। तो उसके अंदर अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो री इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कि यार हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, जैसे जो हमारा जो ये आयुष मंत्रालय है इसने भी जो वो काढ़े की वो वीडियो जारी की थी ना, कि यार ये काढ़ा पीजिए, अपनी इम्यूनिटी बनाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होता है, हमारा नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी जो बीमारी से लड़ने में सक्षम रहता है। तो अब किसी दूसरे के एंटीबॉडीज़ अगर हमारी बॉडीज़ के अंदर आएंगे तो उसके कारण जो है हो सकता है वो जो है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, दबा दे। तो उससे अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हम आगे जो फ्यूचर के अंदर हमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पास्ट जान लेते हैं कि कन्वलेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है दोस्तों आज की है या बहुत पुरानी है, यह साइंटिस्ट लोगों ने अब निकाली है या बहुत पुरानी है। तो इसका जवाब मिलता है 1918 के अंदर, जो स्पेनिश फ्लू फैला था, ठीक है, तब ये महामारी फैली थी दुनिया के अंदर 1918, H1N1 जो है वायरस फैला था। ठीक है, तब ये दोस्तों पहली बार एक्सपेरिमेंटली लॉन्च की गई थी। ठीक है, तब इसको यूज़ किया गया था इस जो है थेरेपी को। उसके बाद 2002 के अंदर सार्स आउटब्रेक आया। सार्स जो था वो कोरोना फैमिली का ही है, जो कोरोना है ना, या ये कह लीजिए कि ये सार्स फैमिली का ही है। ठीक है, बस ये थोड़ा नया वायरस है, एक और वायरस मतलब फैमिली मेम्बर हमें मिल गया है ना। तो तब भी क्या हुआ, ये देखा गया कि जो जिन लोगों को ये कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा था जिनका, ठीक है, वो बड़ी जल्दी ठीक हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू रेगुलर ड्रग्स, जिनको दवाइयाँ सिर्फ दवाइयाँ दी जा रही थी, उनके मुकाबले ये थेरेपी वाले पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे। ठीक है, अब 2009 के अंदर फिर से H1N1 आउटब्रेक हुआ। ठीक है, H1N1 वायरस का अटैक हुआ फिर से। तो उसके अंदर भी इसने क्या किया, जो लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रबल्स थी, है ना, प्रॉब्लम्स थी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वो होती हैं दोस्तों, जैसे मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी जुकाम, है ना, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसने जो है उन प्रॉब्लम्स को कम किया, और रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी मतलब मरने की जो संख्या थी, रिस्क था, उसको इसने बहुत कम किया। ठीक है, तो 2014 के अंदर आप सभी ने सुना होगा कि इबोला आया था। ठीक है, तो इबोला
उसको भी एलिमिनेट करने के लिए WHO ने, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसने भी जो है इस थेरेपी का रेकमेंड किया था कि इस थेरेपी को यूज़ किया जाए उस वायरस को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से। और 2015 के अंदर जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, उसके अंदर भी जो है एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश की गई कि इस जो है थेरेपी को किस तरीके से यूज़ करना है, डोनेटर्स कैसे होंगे, पहले उनको मतलब पूछा जाएगा कि वो डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उनकी जब कंसेंट पे जो, ठीक है, ये उनका ब्लड जो है ट्रांसफ्यूशन किया जाएगा, प्लाज्मा लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी कीवर्ड्स थे जो मतलब गाइडलाइन थी, एक बड़ी सारी जारी की गई थी, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से देश इसको जो है वो कर रहे हैं। तो जो प्लाज्मा थेरेपी एंड कोविड-19, अब जो कोरोना और प्लाज्मा थेरेपी के बीच का जो रिलेशन है, तो चाइना ने सबसे पहले जो इसका ट्रायल किया, ठीक है, 10 जो है 10 क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट उन्होंने लिए इस थेरेपी से, तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, ठीक है। उनकी बॉडी ने बढ़िया तरीके से इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों यूके जो है ये भी हर हफ्ते 5000 जो ट्रायल है वो इस थेरेपी, जो हमारी कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, सीपी थेरेपी, ठीक है, इससे जो है हर हफ्ते 5000 मरीजों पर ये ट्रायल करेगा और उनको ठीक करने की कोशिश करेगा। और आपको पता ही होगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ा ट्रायल चल रहा है दोस्तों, यूके के अंदर चल रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर लगभग 7000 से ज़्यादा लोग जो हैं टेस्ट किए जा रहे हैं और बहुत सारी टेक्निक्स उसके अंदर, ये हाइड्रोक्लोरोक्विनीन है, ठीक है, और भी जो बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी अलग अलग तरीके से लोगों पर टेस्ट की जा रही हैं। अब यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने भी गाइडेंस जो जारी की है कि किस तरीके से इस थेरेपी को यूज़ करना है। उसके बाद अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कर्नाटका ने भी इसके ट्रायल्स को करने के लिए जो परमिशन दे दी है, ठीक है। जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके, मिस्टर के सुधाकर, उन्होंने भी ये कहा है कि इट्स हैप्पी टू अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। उससे जो है लोगों को ठीक किया जाएगा। और दिल्ली के अंदर तो इस तरीके से एक जो है लेडी को ठीक कर भी दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी प्लाज्मा थेरेपी है। हम आने वाले टाइम में इसके अंदर और ज़्यादा रिसर्च होगी, देखना होगा कि इस तरीके से इसके क्या क्या और भी जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं, या इसके अंदर जो भी अभी अनछिपे जो मतलब छिपे हुए जो पहलू हैं, है ना, उनके बारे में भी अभी जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये ठीक है, ट्रायल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना का इलाज है ना, एक वैक्सीन की तरह। मतलब अगर हम कह दें कि ये ट्रीटमेंट अभी नहीं कहा जा सकता, ये अभी अंडर रिसर्च है, इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस हैं कि एंटीबॉडी इसकी जो डोज है वो कितनी होनी चाहिए, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, ठीक है। अब किस पेशेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा, किससे किसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये अभी तक जो है रिसर्चर सॉल्व नहीं कर पाए हैं कि किस किस पेशेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा। बस अभी तो एक बार ट्रायल चल रहा है, कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, अभी तक ऐसा नहीं वाला केस तो अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो लार्ज नंबर पर टेस्ट होने बहुत ज़रूरी है। कोई इक्का दुक्का लोगों पर अगर टेस्ट करके हम यही कंक्लूज़न निकाल दें कि ये तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इससे हम ठीक कर सकते हैं लोगों को, तो अभी तक ऐसा दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग पेशेंट इलनेस शुड ट्रीटमेंट बी गिवन, मतलब कि कौन सी स्थिति पर ये दी जाए पेशेंट को, ठीक है, तो ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो आफ्टर ऑल यही कंक्लूज़न निकलता है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका जो इसको हम ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, अभी तक ये अंडर रिसर्च है, अभी तक हमें इसके बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों ट्रायल चल रहे हैं, अगर ये ट्रायल्स में सही साबित होती है तो इसको ज़रूर एक ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो यही था दोस्तों कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, इससे जो मोटिवेशन मिलती है आगे नई वीडियोस बनाने के लिए। आपके लिए इसी तरीके से नॉलेजफुल और भी जो हैं बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।